सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। संधि से संबंधित 7 वीडियोज 7 भाग हैं, वो पहले डाले जा चुके हैं। आज संधि का अंतिम और 8वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। इस भाग में हम विसर्ग संधि के कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि से संबंधित 2 भेद पहले 7वें भाग में हम पढ़ चुके हैं। एक सत्व विसर्ग संधि और दूसरा उत्व विसर्ग संधि। जहां विसर्ग का स हो जाता है उसे सत्व विसर्ग संधि कह देते हैं, और जहां विसर्ग का उ हो जाता है, दिखने में ओ दिखाई देता है, उसे हम उत्व विसर्ग संधि कहते हैं। अब इस 8वें भाग में विसर्ग संधि के जो शेष नियम बचे हुए हैं, शेष भेद हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। विसर्ग संधि का तीसरा भेद अपने सामने है, ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि का मतलब क्या है कि जहां विसर्ग रै में बदल जाता है उसे हम ऋत्व विसर्ग संधि कहते हैं। और ये विसर्ग रै में कहाँ बदलता है, इसका नियम है कि यदि विसर्ग से पहले हम देखें तो विसर्ग से पहले ए नहीं, ए के अलावा कोई भी अन्य स्वर होना चाहिए। ए को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर पहले लिखा हुआ हो। और विसर्ग के आगे देखें तो सघोष वर्ण होना चाहिए। सघोष वर्ण का मतलब क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण येरे लेवे है या कोई भी स्वर आगे लिखा हुआ हो तो वहाँ संधि करने पर विसर्ग रै में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा, रै हो जाता है। इसी को ऋत्व विसर्ग संधि कहते हैं। क्या नियम इसका कि विसर्ग से पहले ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा अन्य कोई भी स्वर हो सकता है, और विसर्ग के आगे कोई भी सघोष वर्ण होना चाहिए, तो वहाँ संधि करने पर विसर्ग रै में परिवर्तित हो जाता है और ऋत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। जैसे इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण है, बही धन गमन की संधि करो। यहाँ आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले ई स्वर आया है और विसर्ग के आगे ग के वर्ग का तीसरा वर्ण है, सघोष वर्ण हो गया, तो विसर्ग का रै होकर के क्या बन गया, बहिर्गमन बनेगा। ऐसे ही बही धन आगमन, इसमें भी विसर्ग से पहले ई है, आगे आ स्वर आया है, तो विसर्ग का रै होकर के बहिरागमन रूप बनेगा। ऐसे कभी कहें कि बहिरंग का संधि विच्छेद करो, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बही धन अंग, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही अन्य उदाहरणों में आप देख सकते हैं, धनु धन धर की संधि क्या होगी, धनुर्धर होगी। धनु धन विद्या की संधि करो तो धनुर्विद्या हो जाएगी। ज्योति ही धन गमय, इसकी संधि क्या करते हैं, ज्योतिर्गमय होगी। निहि धन आशा से निराशा शब्द बनेगा। दुहु धन आचार से दुराचार बनेगा। ऐसे ही आविहि प्लस भाव से आविर्भाव बनेगा। आयुर्वेद का विच्छेद करें तो आयु धन वेद विच्छेद हो जाएगा। ऐसे यजुर्वेद का विच्छेद करो तो यजुः धन वेद होगा। फिर कहा गया कि मृत्यु प्लस माँ की संधि क्या होती है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले ओ स्वर है, आगे सघोष वर्ण 5वां वर्ण लिखा हुआ है, तो विसर्ग का रै होकर के मृत्योर माँ शब्द बनेगा। ऐसे ही ज्योति ही धनमय की संधि करो तो ज्योतिर्मय रूप बन जाएगा। ऐसे ही हमसे कहा गया कि बताओ ज्योति ही धन आदित्य की संधि क्या होगी, तो विसर्ग का रै होकर के ज्योतिरादित्य शब्द बनेगा। निहि धन इक्षक से निरीक्षक बनेगा। दुहु धन अवस्था से दुर्वस्था रूप बनेगा। इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले ए नहीं है, ए के अलावा अन्य कोई भी स्वर है, कहीं ई है, कहीं ऊ है, कहीं ओ आया है, और विसर्ग के आगे सघोष वर्ण प्राप्त हो रहा है, तो विसर्ग का रै होकर के ऋत्व विसर्ग संधि यहाँ सभी शब्दों में, सभी उदाहरणों में प्राप्त हुई है। अब देखिए
इसमें हमने नियम पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा अन्य कोई स्वर होगा तो ही रुत्व विसर्ग संधि होती है, विसर्ग का रे होता है। लेकिन 2-3 शब्द ऐसे हैं जहां विसर्ग से पहले ए होता है, ए होने के बावजूद भी हम विसर्ग का रे कर देते हैं और विसर्ग संधि ही उनमें मानी जाती है। ऐसे कौन से शब्द हैं जो अपवाद स्वरूप हमें प्राप्त हो सकते हैं? वो हैं पुनः, अंतः, स्वः। पुनः, अंतः, स्वः, ये ऐसे अव्यय शब्द हैं कि इन अव्यय शब्दों के साथ किसी भी सघोष वर्ण का मेल होने पर इनके विसर्ग को भी रे में ही बदला जाता है। हालांकि इनमें विसर्ग से पहले ए है, फिर भी इनका विसर्ग रे में ही बदलता है और इनमें रुत्व विसर्ग संधि ही मानी जाती है। तो इस अपवाद को भी ध्यान रखेंगे, पुनः, अंतः, स्वः ये आ जाएं और वहाँ आगे सघोष वर्ण हो तो इनके विसर्ग का रे करना है और रुत्व विसर्ग संधि ही माननी है। जैसे उदाहरण देखिए, पुनः धन जन्म, इसमें पुनः के साथ में सघोष वर्ण है तो विसर्ग का रे होकर के पुनर्जन्म बनेगा। पुनः धन निर्माण की संधि करो तो पुनर्निर्माण रूप होगा। पुनः आगमन की संधि क्या होगी? पुनरागमन बनेगी। पुनः आवृत्ति से पुनरावृत्ति शब्द बनेगा। पुनः भरण से पुनर्भरण बनेगा। पुनः जागरण से पुनर्जागरण रूप बनेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं, पुनः विवाह की संधि करो तो पुनर्विवाह होगा। पुनः अवलोकन से क्या शब्द बनता है? तो पुनरावलोकन शब्द बनता है। इसको हम पुनरावलोकन बोल जाते हैं, लिख जाते हैं, लेकिन पुनरावलोकन कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द पुनरावलोकन ही माना जाता है। संधि के अनुसार पुनरावलोकन शब्द ही शुद्ध होगा, पुनरावलोकन अशुद्ध शब्द होता है। ऐसे ही अंतः धन गत की संधि अंतर्गत होगी। अंतः देशीय की संधि अंतर्देशीय हो जाएगी। अंतः आत्मा से क्या बनेगा? अंतरात्मा बनेगा। और स्वः धन गय की संधि करो तो स्वर्ग बनेगा। इनमें आप देख रहे हैं पुनः, अंतः, स्वः के साथ में सघोष वर्णों का मेल हो रहा है तो इनका विसर्ग रे में ही बदला है और इनमें रुत्व विसर्ग संधि ही मानी जाती है। हालांकि मूलतः इनमें संयोग होता है क्योंकि इनके मूल रूप पुनर, अंतर, स्वर ये अव्यय शब्द होता है। पुनः के बजाय मूल अव्यय शब्द पुनर होता है, अंतः का मूल अव्यय शब्द अंतर है और स्वः का मूल अन्य अव्यय शब्द है वो स्वर है। तो मूल शब्द के साथ में सघोष का संयोग हो जाता है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं तो विसर्ग के रूप में काम में ले लेते हैं, इसलिए विसर्ग को रे में बदल करके रुत्व विसर्ग संधि इनमें मानी जाती है। अब चलते हैं, विसर्ग संधि का चौथा भेद आता है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग का लोप हो जाना, ये विसर्ग का लोप कहाँ पर होता है? इसका नियम है कि यदि विसर्ग से पहले तो देखें तो ए स्वर होना चाहिए, विसर्ग से पहले क्या हो? ए स्वर हो, और विसर्ग के आगे ए नहीं, ए के अलावा अन्य कोई भी स्वर प्राप्त हो रहा हो। विसर्ग से पहले ए हो, आगे ए के अलावा कोई अन्य स्वर हो और वहाँ संधि करने के लिए कहा जाता है तो क्या करना है? केवल विसर्ग का ही लोप होगा, केवल हमें विसर्ग को हटाना है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग को हटा दो, बाकी कोई परिवर्तन मत करो, उसी को हम विसर्ग लोप संधि के नाम से पढ़ेंगे। जैसे आता है धन एव की संधि क्या होती है? इसमें आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले तो ए है और विसर्ग के आगे ए स्वर आया है, तो यहाँ विसर्ग से पहले ए, आगे ए के अलावा अन्य स्वर होने के कारण केवल विसर्ग का लोप होगा और शब्द अतएव शुद्ध शब्द माना जाएगा। कहीं अपन देखें कि ए के आगे ए आ गया, ए प्लस ए बराबर आई वृद्धि संधि कर दें, अतएव बना दें, ऐसा करेंगे तो गलत रूप माना जाएगा, इसका शुद्ध रूप अतएव ही रहेगा। ऐसे ही घन है धन इव की संधि क्या होगी? तो विसर्ग से पहले ए है, आगे ई आ गया तो विसर्ग का लोप होकर घन इव रूप बनेगा। यस है धन इच्छा से क्या बनता है? तो इसका संधि रूप यस इच्छा होगा।
ऐसे ही पयः धन आदि की संधि करो तो विसर्ग से पहले ए है, आगे आ गया तो विसर्ग का लोप होकर के पय आदि ये संधि रूप बनेगा। ऐसे ही कभी कह दिया मन उच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका विच्छेद कर देंगे मनः धन उच्छेद। मनः में विसर्ग से पहले ए है, आगे ए के अलावा अन्य स्वर उ आया है, केवल विसर्ग का लोप होकर के मन उच्छेद रूप बना है। ऐसे ही ततः धन एव से क्या बनता है, तो तत एव रूप बन जाता है। ये है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग से पहले ए हो, आगे ए के अलावा अन्य स्वर हो तो केवल विसर्ग का लोप होगा, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसका पांचवा भेद पढ़ते हैं। पांचवा भेद आता है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। देखिए विसर्ग लोप दीर्घ संधि कहाँ होती है, इसमें विसर्ग का लोप भी होता है और साथ में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में भी बदलता है। ऐसा कहाँ पर होता है, यदि कहीं अपने पास में विसर्ग है, देखिए विसर्ग रे की जगह पर भी होता है और विसर्ग से की जगह पर भी होता है। अपन देखें दुर का भी दुह लिखते हैं और दुस का भी दुह लिखते हैं, तो रे और से दोनों विसर्ग बदलते हैं। ये विसर्ग केवल रे वाला विसर्ग है कि जहाँ रे का विसर्ग हो वो वाला विसर्ग अपने पास में होना चाहिए। उस विसर्ग से पहले क्या हो, ए ई उ इन तीनों ह्रस्व स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो सकता है। विसर्ग से पहले ए ई उ ह्रस्व स्वर लिखा हुआ हो और विसर्ग के आगे रे वर्ण होना चाहिए, अकेला एक ही वर्ण है, रे वर्ण होना चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो रही है और वहाँ संधि करने के लिए कहा जाता है तो पहला काम विसर्ग का तो लोप कर दिया जाएगा, विसर्ग जो है उसको तो हटा दो। और दूसरा काम विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर लिखा हुआ है, चाहे ए हो चाहे ई हो चाहे उ हो, उसको दीर्घ स्वर में बदलना है। ए है तो आ कर दो, ह्रस्व ई का दीर्घ ई कर दो और ह्रस्व उ की जगह पर दीर्घ उ का प्रयोग कर दो। तो विसर्ग का लोप होगा, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदलेगा, उसी को हम विसर्ग लोप दीर्घ संधि के नाम से पुकारेंगे। ध्यान रखना है विसर्ग कौन सा होता है, जो रे की जगह पर विसर्ग आता है वो विसर्ग अपने पास में होना चाहिए, से वाला विसर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे निहि या निर्धन रस की संधि करो, इसमें आप देख रहे हैं निर का निहि बना है, रे का विसर्ग बना है, विसर्ग से पहले ई है, आगे रस में रे आ गया तो पहले विसर्ग का लोप हुआ है और फिर ह्रस्व ई को दीर्घ ई करके नीरस इसका संधि रूप बनेगा। निहि धन रस की संधि नीरस होगी। ऐसे निहि धन रव की संधि करो तो नीरव शब्द बनेगा, विसर्ग का लोप हुआ, ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदला। निहि धन रंध्र की संधि क्या होगी, तो निरंध्र बना देंगे। ऐसे निहि धन रोग की संधि क्या करेंगे, तो इसमें निरोग बनेगा। अब ऐसा ही एक शब्द आ जाता है, क्या नीरज में भी इसी प्रकार का नियम लागू हुआ है, नीरज में ये संधि है क्या, तो यहाँ देखिए नीरज में नीर मूल शब्द है, नीर नहीं है, नीर प्लस जय के योग से बना है। नीर यानी पानी और जय यानी जन्म लेने वाला। नीरज पानी में जो जन्म लेता है उसे हम कमल कहते हैं, तो नीरज जो कमल के अर्थ में आता है वहाँ संयोग है, संधि नहीं है, जो नीर प्लस जय के योग से बना है। ऐसे ही और उदाहरण देखें तो अंतः या अंतर धन राष्ट्रीय है, ये संस्कृत का एक उदाहरण है। इसमें देखिए विसर्ग से पहले ए है, आगे रे आ गया तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, रे का लोप होगा और ए है उसका आ कर देंगे, तो इसका संधि रूप संस्कृत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय है, ये रूप बनेगा। ऐसे ही और उदाहरण देखें तो दुहु धन राज की संधि, तो विसर्ग का पहले लोप करो, ह्रस्व उ को दीर्घ उ में बदलो, दुराज बनेगा। दुहु धन रम्य की संधि दुरम्य हो जाएगी। पुनः धन रमते, विसर्ग से पहले ए है, आगे रे है, तो विसर्ग का लोप और ए का आ करके पुनः रमते ये रूप बनेगा। ऐसे ही देखें तो शंभु धन राजते, इसकी संधि करें तो विसर्ग का लोप कर दो, ह्रस्व उ को दीर्घ में बदल दो, शंभु राजते ऐसा रूप बनेगा। ऐसे ही हरि ही धन रम्य है की संधि क्या होगी, तो विसर्ग का लोप, ह्रस्व ई को दीर्घ ई करते हुए हरि रम्य है ऐसा रूप बन जाएगा। तो विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ह्रस्व स्वर हो ए ई उ और विसर्ग के आगे रे वर्ण हो तो विसर्ग का लोप करना है, साथ ही ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में बदलना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो
जो नियम लागू होता है वो रे वाले विसर्ग पर ही लागू होगा। क्या नियम है कि मनः यानी मनस शब्द के साथ रे वर्ण का मेल होता है। इसमें मनस में जो मनः बनता है वो से का विसर्ग होता है। से का विसर्ग होने के कारण मनस जैसे शब्दों पर मनः के साथ ये नियम लागू नहीं होता। तो मनः शब्द के साथ रे वर्ण का मेल होने पर विसर्ग का लोप नहीं होकर विसर्ग ओ में बदलता है, ऊ में बदलता है एवं इनमें उत्त विसर्ग संधि ही मानी जाती है। मनः के साथ में रे आ जाए तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा, वहाँ उत्त विसर्ग संधि के अनुसार संधि कार्य करना पड़ेगा। जैसे मनः धन रथ की संधि मनोरथ होगी, मनः धन रम की संधि मनोरम होगी और मनः धन रंजन की संधि मनोरंजन होगी। इनमें मनस का मनः है, से का विसर्ग है, इसलिए रे का योग होने पर विसर्ग का लोप नहीं हुआ है। उत्त विसर्ग संधि के अनुसार उ यानी ओ होकर के ऐसे शब्द बने हैं। तो मनः में तो उत्त विसर्ग संधि माननी है, बाकी जगह पर हम विसर्ग लोप दीर्घ संधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसी में एक भेद अपन और पढ़ते हैं, अहन शब्द की संधि। देखिए अहन क्या है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार अहन, अहन का अर्थ होता है दिन। अहन शब्द के जो न है उस न को विसर्ग के रूप में ही माना जाता है। संस्कृत में हम पढ़ते हैं तो अहन यानी दिन में जो न आता है अंत में, उस न को विसर्ग के रूप में, रू के रूप में ही माना जाता है। अतः यदि आपके पास प्रथम पद में अहन शब्द लिखा हुआ मिल जाए और वहाँ संधि करने के लिए कहा जाए तो उसके संधि कार्य में दो नियम हमें लागू करने हैं। दो नियम कौन कौन से लागू किए जा सकते हैं, कौन कौन से लागू होते हैं, उसमें ध्यान रखना है कि अगर अपने पास में पहले अहन शब्द हो और आगे रूप, रात्रि, रथंतर, इन तीनों में से कोई सा शब्द लिखा हुआ हो या कोई भी सुप प्रत्यय सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, भीस, ये संस्कृत के सुप प्रत्यय हैं। तो या तो पहले प्लस के पहले तो अहन शब्द होना चाहिए, आगे रूप शब्द, रात्रि शब्द, रथंतर शब्द हो या कोई भी सुप प्रत्यय लिखा हुआ हो, तो वहाँ संधि करने पर अहन अहो में बदलेगा। ऐसी स्थिति में तो अहन का क्या करना है, अहो करना है। और यदि अहन के आगे ये जो रूप, रात्रि, रथंतर या सुप्रत्यय इनको छोड़कर अन्य कोई भी शब्द लिखा हुआ मिलता है तो वहाँ अहन का अहर हो जाएगा। ये ऊपर वाले शब्द होने पर तो अहो करना है, इनके अलावा कोई शब्द आए तो अहन की जगह पर अहर कर देना है। जैसे अहन धन रूप की संधि क्या होगी, तो इसका संधि रूप आगे देखिए रूप शब्द आ गया तो अहन का अहो होकर के अहो रूप बनेगा। ऐसे ही अहन धन पति की संधि करो तो इसमें रूप, रात्रि, रथंतर के अलावा अन्य शब्द पति शब्द आया है तो अहन का अहर होकर के अहर पति शब्द बनेगा। अहन यानी दिन, पति यानी स्वामी और दिन का स्वामी कौन है, सूर्य है, तो अहर पति सूर्य का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। ऐसे ही अहन धन रात्रि की संधि करो तो देखिए रात्रि शब्द आ गया तो अहन का अहो होगा और रात्रि, अक्सी ऐसे शब्द हैं जो विच्छेद में, विग्रह में तो ई की मात्रा रखते हैं, लेकिन संधि या समास करने पर रात्रि का रात्र हो जाता है और अक्सी का अक्ष हो जाता है। तो अहन धन रात्रि का संधि युक्त पद अहो रात्र शुद्ध माना जाएगा। ऐसे ही अहन धन निशा की संधि करो तो अहन में निशा, रात्रि के अलावा अन्य शब्द आ गया तो अहन का अहर होगा और अहर होकर के ये शब्द क्या बनेगा, अहर निस शब्द शुद्ध माना जाएगा। इसमें जैसे रात्रि में ई का लोप होता है वैसे निशा में आ है वो ए में बदल करके अहर निस के रूप में ही लिखा जाता है। ये समाहार द्वंद्व समास है इसलिए इसमें अहर निस रूप शुद्ध माना जाएगा। अहर निशा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही अहन धन रथंतर, रथंतर शब्द है तो अहो रथंतर बनेगा। अहन धन भ्याम, ये भ्याम है वो सुप प्रत्यय में आता है, टा, भ्याम, भिस, सुप प्रत्यय होने के कारण अहन का अहो होगा और अहो भ्याम रूप बनेगा। ऐसे अहन धन मुख की संधि अहर मुख हो जाती है। अहन धन अहन की संधि करो तो देखिए अहन के आगे अहन शब्द है तो यहाँ पर पहला जो अहन है वो अहन अहर में बदलेगा।
अहर में बदल जाएगा और अंत में जो न आया है दूसरे का, उसका न है वो लुप्त ही हो जाता है। संस्कृत के अनुसार करें तो विसर्ग हो जाता है, हिंदी में देखें तो इसको लोप कर देते हैं और फिर इसको मिलाते हैं तो ए, फिर है, रे में ए जुड़ेगा, रे पूरा, और फिर है लिख देंगे तो अह रह, ऐसा रूप बनेगा। अहन धन अहन की संधि अह रह हो जाती है। परीक्षा में ये उल्टा पूछ लिया जाता है, अह रह का संधि विच्छेद करो, तो इसका संधि विच्छेद अहन धन अहन हमें लिखना है। ये विसर्ग संधि के कुछ नियम संस्कृत के आधार पर लागू हो जाते हैं, हिंदी में भी हम इनका इसी रूप में प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण हम ऐसे लेते हैं जिन पर संधि के नियम लागू नहीं होते। ये हिंदी के अपने शब्द हैं, इन पर हिंदी की अपनी संधियां ही लागू होती हैं, तद्भव नियम इन पर लागू हो जाते हैं। तो अगर ये शब्द कभी आ जाए और इनकी रचना पूछ ली जाए तो कैसे उत्तर देना है। जैसे अभी शब्द कैसे बना है, तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे अब प्लस ही, अब प्लस ही को मिला करके क्या बना है, अभी बना है। तो कभी का क्या होगा, कब प्लस ही कर देंगे, जभी जब प्लस ही होगा, और तभी तब प्लस ही से ये बना है। अब प्लस ही से अभी, कब प्लस ही से कभी, जब प्लस ही से जभी, और तब प्लस ही से तभी बनेगा। ऐसे ही यही शब्द की रचना बताओ, तो यह प्लस ही दोनों को मिला करके क्या बना है, यही बना है। वह प्लस ही से वही बन जाएगा। बहुवचन बोलें तो ये प्लस ही से इन्हीं रूप बनेगा, और वे प्लस ही से उन्हीं रूप बनेगा। ये अपने हिंदी के अपने नियम हैं, इन पर संधियों का कोई नियम लागू नहीं होता है। ऐसे ही फूल प्लस तेल को मिला करके नया शब्द क्या बनेगा, तो वो शब्द होता है फूलेल। फूल प्लस तेल बराबर फूलेल, ये शब्द बनेगा। नाक प्लस कटा का संधि युक्त पद क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे नकटा। डाक प्लस घर को मिलाने पर क्या बोला जाएगा, तो डाकघर, इस तरीके से उच्चारण होगा। अंग प्लस पोछा की संधि करो, तो इसका रूप हम क्या बनाएंगे, अंगोच्छा, ऐसा रूप बनेगा। और मास्टर प्लस साहब को मिलाकर के बोलें तो क्या बोलेंगे, तो इसका बोलचाल की भाषा का शब्द हो जाएगा मास साहब। ये हिंदी के अपने शब्द हैं जिन पर अन्य संधियों के नियम लागू नहीं होते हैं। अगर ऐसे शब्द कभी पूछ लिए जाएं परीक्षा में तो इन्हीं के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो ये अपनी संधि से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके लिए 8 वीडियोज़ डाले गए हैं। इन वीडियोज़ का अध्ययन यदि आप कर लेंगे तो चाहे हिंदी से संबंधित किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हैं आप, चाहे सामान्य स्तर, पटवार, पुलिस, एसआई कोई भी परीक्षा दे रहे हो, या फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर जैसी परीक्षाएं दे रहे हो, उनमें संधि से संबंधित हर प्रश्न को आप इन नियमों के आधार पर सही कर सकते हैं। यदि संधि के वीडियोज़ आपको अच्छे लगे हों तो सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सभी ग्रुप्स में इनको भेजेंगे। और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे हिंदी और संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं के अच्छे अच्छे नियम वीडियोज़। इसलिए सभी लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।